अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो बनाई थी, मैंने कहा भाई अब अपील बोर्ड के रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं तो उस पर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। ज़्यादातर भाइयों ने कमेंट किया कि बनाएं वीडियो, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो हम तक पहुंच सके। तो वो वीडियो बनाने की मैं आज कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मेरा ख्याल स्टार्ट इस बात से करते हैं। भाई ने कमेंट किया है कि यूक्रेन और रूस की जंग से कोई वीज़ा पर असर पड़ने का ख़तरा या ख़दशा है या नहीं है। तो भाई फ़िलहाल तो ऐसे मीडिया में कोई ख़बर रिपोर्ट नहीं हुई जो हम इस बात को सीरियस ले सकें। बहरहाल अमन की दुआ है, क्योंकि अनप्रवोक्ड जंग जो है वो बालक तबाही का पेश खैमा होती है और अमन की ख्वाहिश के साथ ही तमाम इंसानों को ज़िंदा रहने का हक़ हासिल है। इस पॉइंट पर मेरे जहन में ये बातें आ रही हैं कि वो इससे रेलेवेंट तो नहीं है वीडियो से, लेकिन चलें बयान कर देते हैं। अमेरिका पहले बहुत ज़्यादा धमकियां देता नज़र आ रहा था रूस को। चलो जो भी, रूस भी कोई ऐसा फरिश्ता तो है नहीं है हमारी नज़र में कि जी यूक्रेन पर हमला हुआ तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब ताज़ा मीडिया की खबरों को देखे थे, कभी अमेरिकी फ़ौजी हैं वो पोलैंड में अपनी तोपों को साफ़ कर रहे हैं, कभी इस्टोनिया में, कभी लिथुआनिया में। अगर वो मौजूद नहीं है तो यूक्रेन में मौजूद नहीं है, बाकी चारों तरफ मौजूद हैं और सिर्फ बयानात दे रहे हैं। तोता चशम कहें अमेरिका को या कुछ भी कहें, वो तो एक अलग बहस है। मेरा ख्याल है तोता चशम कहना भी तोते की तौहीन होगी, जो भी सरकमस्टांसेस फ़िलहाल चल रहे हैं। और अमेरिका की फ़िलहाल मौजूदा पॉलिसी को देखते हुए मुझे एक लड़ाई याद आ रही है। हमारे कुछ दोस्त थे, उनके दो ग्रुप वो बन गए और उनकी लड़ाई हो गई कोई लेन देन पे, या चपकलश चलनी शुरू हो गई। एक ग्रुप कहीं बैठा हुआ था होटल में, दो बंदे थे वो, और फॉर्चुनेटली मैं भी उसी होटल में मौजूद था उस टाइम। तो मुखालिफ ग्रुप था वो 5-6 बंदों का उसी होटल पे आ गया, तो उन्होंने ललकारा मारा उन दो बंदों को। दो बंदे जो थे उन्होंने भी ललकार का जवाब दिया और लड़ाई शुरू हो गई। उधर कुर्सियाँ वगैरह होटल की जो भी था चलना शुरू हो गया। तो एक बंदा जो था, दो साथियों में से एक बंदा, उसने देखा भाई ये 5-6 बंदे ज़्यादा हैं और ये हमें मार रहे हैं, वो वहाँ से निकल गया या फ़रार हो गया। जो अकेला बंदा रह गया उसकी दुर्गत या पिटाई होना तो ज़रूरी ठहर गया था, और हुई भी उसकी पिटाई। चलो लोगों ने छुड़वा दिया, गलू खुलासी करवाई उसकी, रफा दफ़ा हो गया मामला। अब जो भागने वाला बंदा था, वो जिसको भी मिले वो बंदा यही पूछे कि यार तू उस दिन क्यों भाग गया था। तो वो एक ही बात सब बंदे को कहे, वो कहे भाई उस दिन मैंने पहने हुए थे काले कपड़े। मुझे उस दिन गुस्सा भी बहुत था और मेरे अंदर ताकत भी बहुत है। उस दिन मैंने एक आध बंदा जो है ना वो ज़ाया कर देना था, लेकिन मैंने क्योंकि काले कपड़े पहने हुए थे और दूर से ही मेरी शनाख्त हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं घर जाके जो है काली कमीज़ चेंज करके आ जाता हूँ, तो फिर आके इनसे निपटूँगा। अब वो काली कमीज़ चेंज करने गया, शायद उसको दूसरी कमीज़ मिली नहीं, क्योंकि वो 2-3 दिन के बाद बंदा बाज़ियाब हुआ या घर से निकला। यही सिचुएशन अमेरिका की है कि पहले तो हमारे इत्तेहादियाँ यूक्रेन, ये इत्तेहादिया वो इत्तेहादिया, अब दाएँ बाएँ बैठ के तमाशा देख रहा है। बहरहाल जो मुल्क भी दूसरों पर रिले करते हैं उनका नतीजा कुछ ऐसा ही निकलता है जो कि हमें देखने में नज़र आ रहा है। यूक्रेन का सदर जो है वो बेचारा दुहाइयाँ दे रहा है कि हम अकेले रह गए हैं और बाकी दुनिया जो है वो तमाशा देख रही है। और तो और अफ़गान तालिबान ने भी बयान दे दिया, उनका बयान आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने भी कह दिया कि भाई ये नहीं, अफ़गान तालिबान भी कह रहे हैं, और तो और छोड़ दें बातें। अच्छा जी, बात वापस आते हैं वीडियो की तरफ। हम दूसरी तरफ चल पड़े तो फिर वो वीडियो दूसरी तरफ जाती जाएगी। मेरा ख्याल उसको इधर ही वाइंड अप करते हैं। भाई कहते हैं रिफ्यूज़ल आ गई है तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए। पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये जो मैं प्रोसेस बताऊंगा ये वो है कि जिसमें आप ख़ुद अपील दायर कर सकते हैं। वकील वाला प्रोसेस मैं नहीं बता रहा। वकील वाले प्रोसेस में मिनिमम 500 यूरो का ख़र्चा कहीं भी नहीं गया, नहीं तो 800 यूरो तक ख़र्चा आ जाता है। वो भी मैंने अपील्स देखी हैं, लेकिन उनका नतीजा फ़िलहाल नहीं निकला। जो अब तक अपील्स के नतीजे मेरी नज़र से गुजरे हैं वो तमाम लोगों ने ख़ुद अपील दायर की हुई थी। लायर वाला नहीं निकला। अब ये नहीं पता कि कब निकलेगा, अल्लाह करे जी जल्द निकल आए, लेकिन उसका तरीकाकार अलग होता है। ये जो तरीकाकार मैं बता रहा हूँ इसमें आप खुद कर सकते हैं। कोई भी रिफ्यूज़ल आने के बाद 15 दिन का टाइम होता है कि आप 15 दिन के अंदर अपील दायर कर सकते हैं, यानी उनके ईमेल एड्रेस पर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट कौन से बनते हैं? सबसे पहले तो एक आपको कवरिंग लेटर या एप्लीकेशन लेटर बनाना पड़ेगा, जिन ग्राउंड्स पर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया है। वो ग्राउंड्स कहाँ लिखी होती हैं? रिफ्यूज़ल लेटर के ऊपर, जो आपको पासपोर्ट के साथ रिसीव होता है कि इन ग्राउंड्स पर आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ किया जा रहा है। कुछ को वो कह देते हैं भाई रीज़नफुल डाउट हैं, आपकी स्टेटमेंट सही नहीं है, इंटेंटेड स्टे वाज़ह नहीं है, यानी कुछ भी हो। उन ग्राउंड्स को मद्देनज़र रखते हुए एक आपने कवरिंग लेटर या एप्लीकेशन लेटर तैयार करना। खुद नहीं कर सकते, किसी कंसल्टेंट से भी करवा सकते हैं, जिसमें अच्छी तरह उन तमाम ग्राउंड्स को कवर किया गया हो कि जिन ग्राउंड्स पर वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया वो बनती नहीं थी, और एम्बेसी के इस फैसले को रिवोक करते हुए
वीज़ा जो है वो ग्रांट किया जाए। यानी एप्लीकेशन लेटर में आप ये तमाम बातें लिख सकते हैं। उसमें आप अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी लाजमी तौर पर एंटर करें। ये कवरिंग लेटर या एप्लीकेशन जो है हो गया पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट बनेगा रिफ्यूज़ल लेटर। जो रिफ्यूज़ल लेटर के नॉर्मली 4 पेज आपको रिसीव होते हैं, वो तमाम को आप स्कैन करें, एक PDF फ़ाइल बनाएं। एक अलग PDF फ़ाइल जो है वो आपके पासपोर्ट की रहेगी। यानी 3 PDF फ़ाइल आपने बनानी है। पहली हो गई कवरिंग लेटर की, दूसरी हो गई रिफ्यूज़ल लेटर की और तीसरी हो गई आपकी पासपोर्ट की। इन तमाम को आपने भेजना है ईमेल एड्रेस पर। ईमेल एड्रेस इस टाइम मौजूद है आपके सामने स्क्रीन पर। इस ईमेल एड्रेस पर भेजना नॉर्मली 2 से 4 दिन या 5 दिन के अंदर वो आपको एक फ़ार्म भेजते हैं। फ़ार्म भी यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये फ़ार्म को दोबारा आपने फिल आउट करके भेजना है। ये जब भेजेंगे फिर वो कोई 3-4 दिन मज़ीद लेते हैं, नॉर्मली 1 वीक लेते हैं। तो फिर आपको एक PDF फ़ाइल वो भेजते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट आपने दिए थे वो स्कैन करके उनके ऊपर अपील बोर्ड की स्टैंप लगी होती है। उस डेट को, जो डेट को उन्होंने वो अपील दायर की है, यानी आपके बिहाफ पर उन्होंने रजिस्टर्ड कर ली है अपील। और नॉर्मली क्या लिखा होता है वो मेरा ख्याल आपको पढ़ के बता देता हूँ। दिस इज़ टू कन्फर्म दैट द इमिग्रेशन अपील्स बोर्ड हैज़ टुडे रिसीव्ड एंड रजिस्टर्ड द अपील। यानी आपके डॉक्यूमेंट हमें रिसीव हो गए हैं और हमने अपील जो है वो आपकी दायर कर ली है। अबव कोटेड जो ऊपर बयान की जा रही है। प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट विद इन 15 डेज फ्राम द फाइलिंग ऑफ दिस अपील यू आर टू प्रोवाइड एनी रेलिवेंट एंड और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। यानी अपील जो है वो आपकी रजिस्टर्ड हो गई है। अब आपके पास मज़ीद 15 दिन है। इन 15 दिन के अंदर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमें, अगर कोई समझते हैं कि वो आपकी अपील के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, तो भेज सकते हैं। फिर आपने जो भी डॉक्यूमेंट VFS में सबमिट करवाया था या और भी कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है जो आपकी अपील को हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो आप सेंड कर सकते हैं। चाहे आपका एक्सपीरियंस लेटर हो, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो, कोई लैंग्वेज का कोर्स किया था आपने, कोई और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो, वो आप भेज सकते हैं। जब आप तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उन्हें प्रोवाइड कर चुके हैं तो फिर आप रिलैक्स कर सकते हैं। अभी आपको कुछ भी मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। मेल भी करेंगे फिर भी उनका यही जवाब आएगा कि आपकी अपील जो है वो पेंडिंग है, या जब आपकी क्यू में से बारी आएगी तो हम पुट आउट करके आपसे ख़ुद कांटेक्ट कर लेंगे। जिस अपील या ज़्यादातर लोगों को जो अब जवाब आ रहे हैं, नॉर्मली इनकी अपील दायर हुई थी नवंबर में और अब फरवरी में उनको जो रिस्पांस है वो रिसीव हो रहा है। ये जो रिस्पांस आया है, इन भाई को 4 ग्राउंड्स पर वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया था, जो कि नॉर्मली वो हर बंदे को ही लगा देते हैं। यू हैव नॉट प्रोवाइडेड प्रूफ ऑफ सफिशिएंट मीन, पहली है। देयर आर रीजनेबल डाउट्स एज टू योर इंटेंशन ऑफ स्टे, ये दूसरी है। द इंफॉर्मेशन सबमिटेड रिगार्डिंग द जस्टिफिकेशन, ये तीसरी वजह है। देयर आर रीजनेबल डाउट्स एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड एज रिगार्ड प्लीज़ स्पेसिफाई, ये चौथी वजह। यानी ये 4 ग्राउंड्स पर वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ किया गया था। और अच्छी बात ये है कि वीज़ा जो है अपील का फ़ैसला जो है उनके हक़ में आया और उन्होंने एम्बेसी के फ़ैसले को रीवोक कर दिया। डिसीजन क्या आया? देयरफॉर आफ्टर हैविंग सीन द फाइल एज वेल एज आफ्टर हैविंग सीन द provisions of chapter 217 of the laws of Malta and of regulations, the board revokes the decision being appealed and accepts the applicant appeal subject to the following। यानी अपील बोर्ड ने एम्बेसी का फैसला जो है वो रीवोक कर दिया। अच्छा जी, आगे उन्होंने तरीकाकार बता दिया कि अप्रूवल लेटर जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए। नहीं वैलिड है तो आइडेंटी माल्टा जो है वो आपका अप्रूवल लेटर रीन्यू करके देगी। और इसके बाद जो भी तरीकाकार अख्तियार करना है आपने, इंश्योरेंस और बैंक स्टेटमेंट जो है वो उसको अपडेट करना है, यानी नहीं लगाना है, और तमाम उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। ये फ़ैसला जो है वो इसकी कॉपी भेजी जा रही है, आइडेंटी माल्टा को भी भेजी जा रही है, एम्बेसी को भी भेजी जा रही है, और जो भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट हैं उनको हम ये कॉपी जो है वो भेजी जा रही है। ये अपील्स के फ़ैसले करंट या इसी वीक आने शुरू हुए हैं, तो मे बी नेक्स्ट प्रोसीजर जिसका क्या हो सकता है मज़ीद वाज़ेह हो कि एम्बेसी में जाना है, कहाँ जाना है। क्योंकि एम्बेसी में जाना है, जो भी करना है वो तो बाद की सिचुएशन होगी, क्योंकि अभी मेरा ख्याल अपॉइंटमेंट वगैरह ये वो की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एम्बेसी में पासपोर्ट लेके जा सकते हैं और जो भी डिसीजन हो। क्योंकि भाइयों ने मेल किया एम्बेसी को कि हमें इस तरह रिस्पांस आया, तो अब क्या करना चाहिए। अब जो ही उनका कोई रिस्पांस आता है वो भी आपके साथ शेयर किया जा सकता है। तो ये भाई तरीक़ाकार है। फिर बता देता हूँ, स्टार्टिंग में कवरिंग लेटर तैयार करना है, फिर क्या करना है, रिफ्यूज़ल लेटर और पासपोर्ट कॉपी के साथ उनके ईमेल एड्रेस पर भेजना। फिर वो एक फॉर्म भेजते हैं, वो फॉर्म फिल आउट करके दोबारा भेजेंगे। फिर वो एक कन्फर्मेशन ईमेल भेजते हैं और आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगते हैं। वो तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने भेजने हैं और उसके बाद रेस्ट करना है। और वो भी 2 या 4 महीनों के बाद आपको रिस्पांस देंगे, अपील आपके हक़ में आई है या रिजेक्ट हो गई है। रिजेक्ट भी हो जाए फिर भी बंदे की जान छूट जाती है। वो कोई नया वर्क परमिट लेकर नए सिरे से अप्लाई कर सकता है। जैसा कि यूएई में यही मसला चल रहा है कि वो बोलते हैं कि आप अपील का डिसीजन लेके आओ।
अगर आपके हक़ में आया तो फिर तो इधर आने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर ख़िलाफ़ आया तो वो हमें प्रूफ चाहिए। प्रूफ आ गया आपके हाथ में तो आप किसी भी नई कंपनी का वर्क परमिट निकलवा के आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले रिफ्यूज़ हुआ था अदर ट्रेड की वजह से या कोई भी और रीज़न की वजह से, इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और इंटरव्यू बहरहाल डिपेंड करता है वीज़ा पे कि क्या सिचुएशन है। अभी एक इंटरव्यू के मतलब भाई बता रहे थे कि जी इंटरव्यू लेने वाली ने पूछा भाई क्यों जाना है माल्टा, तो बंदा कहता है भाई 90% लोग माल्टा में इंग्लिश बोलते हैं इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो उसने बोला भाई 100% अमेरिका में बोलते हैं, कनाडा या बरतानिया में बोलते हैं, तो उधर चले जाओ। तो लॉजिक नहीं बनती ऐसे जवाब की। जवाब तो उसके मुताबिक देना चाहिए जो जवाब वो लेना चाह रही है आपसे। तो बहरहाल इंटरव्यू की तैयारी भी अच्छे से करनी चाहिए। वीडियो हो गई है तवील, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।